जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उस भारतीय संविधान के निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, भारतीय संविधान की क्या मुख्य विशेषता थी और संविधान कहते किसको है, भारतीय संविधान कितने दिनों में लिखा गया। इन सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो आज चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सारी बातें करते हैं और भारतीय संविधान के एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात है कि संविधान कहते किसको है। तो संविधान, देखिए संविधान का मतलब एक होता है दस्तावेज। जैसे आप इस तरह से समझ ले कि आप अगर फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का एक नियम है कि अगर आप फुटबॉल को हाथ से छू लेते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ता है और फुटबॉल को पैर से मारना होता है। और फुटबॉल को हाथ से सिर्फ गोल कीपर जो होता है वो छू सकते हैं, लेकिन वही अगर फुटबॉल को जब हम हाथ से खेलने वाले होते हैं तो वो वॉलीबॉल कहलाता है। इस तरह से क्रिकेट है, सभी खेलों में एक नियम होते हैं। तो उसी तरह से किसी भी देश को चलाने के लिए भी एक नियम की जरूरत होती है और वो नियमों का जो संहिताबद्ध करके किताब के रूप दिया जाता है उसको हम संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का जब गठन हो रहा था तो आप जानते कि भारतीय संविधान के गठन की चर्चा यानी कि इस संविधान सभा ने किया और सब भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली चर्चा जो है 1934 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उठाया गया था और 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे और लगभग संविधान के गठन करने में जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, मतलब लगभग 3 साल मान लिया जाता है। और इसमें जो है संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था, इसीलिए उन्हें भीमराव अम्बेडकर साहब को जो है संविधान का निर्माता भी बोला जाता है, संविधान के जनक भी बोले जाते हैं, संविधान के जन्मदाता भी बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा कि किसी भी समाज में हम रहते हैं तो वहाँ विभिन्न तरह के समाज के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले होते हैं, अलग अलग जाति के मानने वाले होते हैं, अलग अलग उनका कल्चर होता है, अलग अलग उनका रीति रिवाज होता है, हर चीज अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं होती हैं। तो इन सभी को करके एक समान कानून ऐसा बनाया जाए जिससे शासन करना आसान हो जाए। तो हमने देखा कि अब किसी देश को हम अगर कह सकते हैं कि किसी देश को जो है संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो किसी देश की संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि संविधान इसलिए देखिएगा कि नागरिक अपने इच्छा और सपनों के अनुसार देश को रच सके, इसीलिए संविधान की आवश्यकता होती है और देश की राजनीति व्यवस्था को तय कर सके और हम खुद को अपने आप से बचा सके। इन सारी बातों को जो है हम संविधान इसीलिए बनाया जाता है कि हमारा देश का एक आदर्श होगा, हम उसके रूप में फॉलो करेंगे और संविधान के द्वारा जो बताए गए मूल तत्व हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे के भविष्य में भी हम कानून का निर्माण करेंगे। तो भारतीय संविधान का भी एक जो है आदर्श था और उस आदर्श पे जो है भारतीय संविधान को लिखा गया, क्योंकि जब भारतीय संविधान को संविधान सभा ने जब लिखना तैयार किया था, शुरू किया था, तो आप जानते हैं कि उस समय जो है हमारा देश आजाद लगभग आजाद होने वाला था, यानी कि डिवाइड होने, आजाद तो नहीं कहा जाए कि डिवाइड होने वाला था, एक पाकिस्तान बनने वाला था और एक जो है भारत बनने वाला था। और उसमें हमारे, आप जानते कि हमारा देश जो था रियासतों का देश था, तो रियासत के साथ ये प्रावधान किया गया था कि आप या तो पाकिस्तान के साथ जाएं या तो आप भारत के साथ रहें या फिर आप स्वतंत्र रहें। तो ये बहुत ही पेचीदा जटिल काम हो जाता था और उसके बाद जो है भारत में कई बहुत दिनों से दंगे चल रहे थे और हमारी सामाजिक आर्थिक सारा ताना बाना हमारा तहस नहस लगभग हो चुका था और ऐसे समय में जो संविधान का निर्माण करना काफी कठिन परिस्थिति आप कह सकते हैं कि बहुत ही, लेकिन उस समय जो हमारे संविधान निर्माण करने वाले लोग थे काफी बुद्धिजीविता का उन्होंने अपना परिचय दिया है और आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसा संविधान लिख के चले गए कि आप जान सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान हमारे देश का संविधान है। और ये गर्व करने वाली बात है कि आज हम 70-75 साल होने वाला है और हमारे संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है और हमने एक दुनिया के सामने एक मिसाल भी पेश किया है, दिखाया है कि देखो हम कितने सामाजिक सौहार्द के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि भारत के अंदर इतने विविधताएं हैं, इतने विभिन्न जातियां हैं, धर्म हैं, कल्चर्स हैं, रीति रिवाज हैं कि बात बात में लड़ाई हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक सामंजस्य स्थापित किया और हमारी ये भारतीय परंपरा कल्चर प्राचीन काल से ही चलती आ रही जिसको हमने स्थापित करने का प्रयास किया। तो संविधान में देखिए कहता है कि संविधान जो है यह एक प्राचीन दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है कि जिनके आधार पर नागरिक जो है अपने देश को अपने इच्छा और सपने के अनुसार गठन कर सके। यानी कि इसके आप ये कह सकते हैं कि संविधान ही हमें बताता है कि समाज के मूलभूत स्वरूप क्या होंगे
देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। ऐसी स्थिति में संविधान को बनाया गया और नियमों का एक ऐसा समूह तैयार किया गया जो देश के सभी लोग को साकार हो और सभी लोगों को चलाने के रूप में उसको अपना सके, और इन्हीं आदर्शों को बनाएगा। और दूसरी बात अगर आप आगे देखिएगा तो इसमें एक हम समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं, संविधान जो गठन होता है तो संविधान, एक चीज और याद दे इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई जरूरी नहीं कि जिसकी संविधान है वो देश लोकतंत्र ही हो, नहीं, राजतंत्र में भी संविधान होते हैं, राजतंत्र में भी संविधान होते हैं, लोकतंत्र में भी संविधान। आप देखिएगा नेपाल का एग्जाम्पल देखिएगा, नेपाल में पहले राजतंत्र था तो भी वहां संविधान हुआ करते थे, लेकिन जब 1990 में वहां के राजा को हटाया नहीं गया, वहां से आंदोलन चला, फिर इस तरह से करते करते लगभग 2006 में जो है वहां फिर लोकतंत्र को स्थापित किया गया, और उसके बाद वहां फिर संविधान की एक नए रूप से लिखने का आंदोलन चला जो काफी लंबी प्रक्रिया से चला। आप लोग सब इसको देखे होंगे। तो इसके बाद आप देखिएगा कि संविधान का दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है, संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। क्योंकि आप देखिएगा कि नेपाल के जो पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन का बागडोर जो है राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी, लेकिन उस समय वो राज व्यवस्था था, लेकिन जब वहां राजतंत्र को खत्म किया गया तो उसके बाद फिर लोकतंत्र लाया गया, तो फिर वहां संविधान को बदला गया। और हमारे देश में भी जो संविधान, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, तो यहाँ भी हमारा जो संविधान जो है इसमें राजा नहीं, हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हमारी जनता प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और वो हमारे लिए संविधान के अकॉर्डिंग हमारे लिए कानून बनाने का काम करता है। उसके बाद आप देखिएगा कि लोकतंत्र में जो है प्राय संविधान ऐसे नियम तय करते हैं कि जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता जो है रहे, लेकिन राजनेताओं की कठपुतली की तरह सत्ता को नचा नहीं सकता। ये हमारे संविधान में अनोखा व्यवहार, अनोखा रूप दिया गया है संविधान को, यानी कि कोई भी शासक जाने के बाद वहां तानाशाह की तरफ प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि सर्वे सर्वा नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संविधान के सभी व्यक्तियों को भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि सभी व्यक्तियों को जो है समानता का अधिकार दिया गया। हमारा संविधान, भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी तरह के धर्म, जाति, नस्ल के जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और समानता का अधिकार भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार भी है। और इसके बाद आप देखिएगा कि हमारे संविधान में जो है एक और व्यवस्था किया गया तीसरा, कि संविधान हमें जो है अपने अतिरिक्त ताकत है, कि संविधान का ये भी उद्देश्य है कि हम अपने आप को कैसे बचा सके। मतलब क्या होता है कि किसी किसी बातों पर हमारे अंदर इतने हम आक्रोशित हो जाते हैं, इतने हम एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम अजीब हमको लगने लगता है, हम क्या करते हैं, एक अपने विचार को व्यापक हितों के लिए हम नुकसान दे सकते हैं। इसको भी रोकने का हमारा संविधान जो प्रावधान किया गया है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस, मतलब संविधान के जो मूल सिद्धांत है उसको ठेस पहुंचेगा, ऐसे निर्णय लेने से हमें संविधान रोकता है। लोकतंत्र मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करते हैं कि अब इस लोकतंत्र के मानने वाले गंभीर से महसूस करने लगे हैं कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए कभी कभी सोचते हैं कि हम लोकतंत्र में ही, राजतंत्र ही अच्छा था, ऐसा हम समझते हैं। और संविधान में लेकिन लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसमें 2-3 पॉइंट्स और भी आते हैं, उसमें मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। अगर आप देखिए इसमें एक वर्ड से अगर हम संविधान के मुख्य लक्ष्य बात करने से पहले बोले तो एक आई है बहुमत की निरंकुशता को अगर समझने का प्रयास करें, कि जैसे आप देखिए बहुमत की, जैसे कुछ समुदाय, एक समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो क्या करे कि वो छोटे यानी कम अल्पसंख्यकों के ऊपर अपना अधिकार को थोपे, अपने मन मर्जी को थोपे, ये हो जाता है बहुमत का निरंकुशवाद। और अल्पसंख्यक, उसको अल्प का मतलब होता है कम संख्या का मतलब कि जिसकी संख्या कम है उसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे अपने भारत की बात करिएगा तो आप देखिएगा भारत में बहुत संख्यक में हिंदू धर्म मानने वाले लोग आते हैं, और अल्पसंख्यक में जो है मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं और पारसी आते हैं। हम ये हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं। उसके बाद एक और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात हो, एक होता है अंतर सामुदायिक उद्देश्य। अब कोई समुदाय के लोग ज्यादा हैं, कोई समुदाय के कम है, तो वो क्या करते हैं कि छोटे समुदाय को दबाने का प्रयास करते हैं। और इसके और अंदर जाइएगा तो देखिए कि समुदाय के अंदर भी होता है कि आप देखिएगा जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं, और वो अपने ही जाति के लोगों को जो छोटे कमजोर होते हैं उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ये था इंट्रा कम्युनिटी, मतलब कि अंतः सामुदायिक वर्चस्व था। तो उसके बाद आप जो है हम जब आप बात करते हैं हम संविधान की जो हमारी मुख्य लक्षण है उन पे बात करते हैं, तो हमारे संविधान की जो मुख्य लक्षण है वो है संघवाद है, जिसको फेडरलिज्म कहते हैं। संघवाद के बाद जो है हमारा
क्या कहते हैं संसदीय शासन पद्धति है, उसके बाद शक्तियों का बंटवारा है, उसके बाद मौलिक अधिकार है और धर्मनिरपेक्षता है। तो हम अगर एक एक की बात करें कि भारतीय संघवाद क्या होता है, तो देखिए संघवाद जो होता है, संघवाद का मतलब ही होता है देश में एक से ज्यादा शासन, सरकारों का स्तर हो या शासन की व्यवस्था हो। जैसे आप देखिए हमारे देश में जो है क्या कहते हैं दिल्ली से एक शासन किया जाता है, केंद्रीय सरकार है, उसके बाद राज्य स्तर पर है, उसके बाद पंचायत स्तर पर, क्योंकि इसको इसीलिए संघवाद बांटा गया क्योंकि ऐसा ना हो कि दिल्ली से शासन करने वाले पूरे देश पे अपनी तानाशाही सौंपने लगे। तो इसीलिए शक्तियों का बंटवारा किया कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का गठन किया गया। हमारे देश में राज्य स्तर पर सरकार भी बनाई गई और पंचायती स्तर पर शासन व्यवस्था की सरकार की गई। इसके बाद आप देखिएगा कि भारत के सभी राज्यों में कुछ मुद्दे को फैसले देने के लिए स्वायत्त यानी कुछ राज्यों को स्वायत्तता दी गई कि आप इस पे फैसला आप खुद लें। और लेकिन ये है कि जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है तो राज्यों को मानना होता है। उसका संसदीय शासन व्यवस्था का देखिएगा कि संसदीय शासन पद्धति में कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते, मतलब जनता खुद अपने प्रतिनिधि का चुनता है ताकि वो उनके ऊपर शासन कर सके, उनके लिए कानून बना सके। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क मताधिकारों को वोट डालने का अधिकार देता है, मतलब कि सार्वभौमिक, भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात, मतलब जिसकी भी 18 साल की उम्र हो गया वो वोट डाल सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। और भारतीय संविधान में जो है धर्म, जाति, नस्ल, इस सब पे भेदभाव को रोका गया कि किसी तरह से भेदभाव नहीं, कोई भी जाति, किसी भी धर्म के लोग मानने वाले चुनाव लड़ सकते हैं, मुखिया से वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद शक्तियों का बंटवारा आप देखिए कि भारतीय संविधान में जो है 3 सूचियों का शक्तियों का बंटवारा किया गया 3 क्षेत्रों में, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका है जो जिसमें जनप्रतिनिधि होती है और जो कानून बनाने का काम करती है विधायिका, और कार्यपालिका में जो उसको कानून को लागू करते हैं तो उसको हम विधान क्या कहते हैं। देखिएगा कि राज्य 3 तरह, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे संविधान के निर्वाचित सदस्य होते हैं, कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू कर शासन का काम करने का काम करते हैं और राज्य के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होने से। न्यायपालिका क्या करती है, न्याय व्यवस्था को देखता है ताकि राज्य में किसी भी सत्ता का कोई दुरुपयोग न कर सके, उसको उससे रोकने का प्रयास करता है। उसके बाद हम जब मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और मौलिक अधिकार 6 दिए गए, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के मैंने सिर्फ पॉइंट्स गिना है क्योंकि इस पर एक अलग वीडियो में खुद मैं बनाकर आपको डालूंगा कि मौलिक अधिकार, इस पर खुद 15 से 20 मिनट की वीडियो बनने वाले हैं। तो इसमें उसके बाद आइए धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब कि राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष होगा और जिसमें राज्य अधिकृत रूप किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो ये मानता। उसके बाद अब देखिएगा मौलिक संविधान का निर्माता जो है भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है कि उन्होंने ही प्रारूप को तैयार किया था और उन्होंने मौलिक अधिकार, भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा, अंतरात्मा कहा है। तो फ्रेंड्स आज इसके साथ में 1-2 पॉइंट और चर्चा करता हूँ कि बाबा इस तो मैंने बताया, ठीक है। तो अब मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस पे जनरल मुद्दे और कंपटीशन को पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाए जाते हैं और बराबर लेक्चर्स इस पर डाले जाते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप मुझे अपना कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।